नमस्कार। कभी सोचा है कि एक कहानी में कितनी ताकत हो सकती है? मतलब इतनी ताकत कि वो देशों की सरहदें तक बना दे। आज हम यही समझने जा रहे हैं कि कैसे कला और लोक कथाओं ने असल में पूरे के पूरे राष्ट्रों को गढ़ा। चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। अब ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? परियों की कहानियां और देशों के नक्शे, ये तो दो बिल्कुल अलग दुनियाएं लगती हैं। लेकिन असल में इनके बीच एक बहुत गहरा और सच कहूं तो हैरान करने वाला रिश्ता है। क्योंकि देखिए, कोई भी देश सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं होता। एक देश बनता है साझा यकीन से, एक जैसी भावनाओं से और एक आम कहानी से जो करोड़ों लोगों को एक दूसरे से जोड़ती है। तो फिर वो कौन सी चीज है जो लोगों को महसूस कराती है कि वो एक राष्ट्र हैं? वो कौन सी गोंद है जो उन्हें जोड़ती है? इसी को हम एक राष्ट्र की आत्मा कह सकते हैं और आज हम इसी की तलाश को समझने वाले हैं। अगर हम आज से कुछ सदियां पहले यूरोप को देखें तो नजारा बिल्कुल अलग था। लोग खुद को जर्मन या इटालियन नहीं मानते थे। नहीं, उनकी वफादारी होती थी अपने स्थानीय राजा के लिए या किसी बहुत बड़े साम्राज्य के लिए जिसमें कई अलग अलग भाषाएं और संस्कृतियां होती थीं। एक राष्ट्र या एक जनता होने का वो एहसास उस वक्त था ही नहीं। लेकिन फिर 18वीं सदी के अंत में विचारों की दुनिया में एक तूफान आया। एक ऐसी कलात्मक और बौद्धिक क्रांति हुई जिसने हर चीज को देखने का नजरिया ही बदल के रख दिया। इस क्रांति का नाम था स्वच्छंदतावाद या रोमांटिसिज्म। और हाँ, इसके नाम से धोखा मत खाइएगा। इसका मतलब प्रेम कहानियों से नहीं था। ये एक ऐसा आंदोलन था जिसने तर्क से ज्यादा भावनाओं को, शहरों से ज्यादा प्रकृति को और सबसे जरूरी बात, राजा महाराजाओं के इतिहास से ज्यादा आम लोगों की संस्कृति को अहमियत दी। इस स्लाइड इस बदलाव की गहराई को बहुत अच्छी तरह से दिखाती है। देखिए, रोमांटिसिज्म से पहले था तर्क का युग, जहां हर चीज को विज्ञान और लॉजिक से देखा जाता था और ये ज्ञान अक्सर बड़े बड़े महलों तक ही सीमित था। लेकिन रोमांटिसिज्म ने इस पिरामिड को बिल्कुल उल्टा कर दिया। उसने कहा कि असली सच्चाई तर्क में नहीं बल्कि दिल की गहराइयों में, भावनाओं और अंतर्ज्ञान में है। इसने दुनिया भर के नियमों की जगह हर देश की अपनी अनूठी पहचान का जश्न मनाया। ज्ञान अब महलों में नहीं बल्कि गांव के आम लोगों की कहानियों और गीतों में खोजा जाने लगा। और यही वो विचार था जो इस पूरे आंदोलन का दिल था। स्वच्छंदतावादी विचारकों ने कहा कि किसी देश का असली चरित्र, उसकी आत्मा, उसके राजा या उसकी सरकार में नहीं होती। वो तो आते जाते रहते हैं। असली आत्मा तो उस देश के लोगों, उनकी भाषा, उनके रिवाजों और उनकी कहानियों में बसती है। तो ठीक है, अगर किसी राष्ट्र की आत्मा लोगों में है तो उसे जगाया कैसे जाए, उसे एक शक्ल कैसे दी जाए? इसके लिए स्वच्छंदतावादियों ने, आप कह सकते हैं, एक तरह का टूल बॉक्स तैयार किया जिसमें ऐसे औजार थे जिनसे एक साझा राष्ट्रीय पहचान बनाई जा सकती थी। उन्होंने एक बहुत ही साफ रास्ता अपनाया। पहला कदम, लोगों के बीच जो पहले से मौजूद हैं उनकी कहानियां, उनके गीत, उनके त्योहार, उस साझा संस्कृति का जश्न मनाओ। दूसरा कदम, एक ऐसे गौरवशाली अतीत की कहानी बनाओ जिस पर हर कोई गर्व कर सके। और तीसरा, एक ऐसी आम भाषा को बढ़ावा दो जो सबको एक सूत्र में पिरो दे। और असल में यह काम कुछ इस तरह दिखता था। जरा सोचिए, जर्मनी में ब्रदर्स ग्रिम गांव-गांव घूमकर परियों की कहानियां इकट्ठा कर रहे थे। ये सिर्फ कहानियां नहीं थी, ये बिखरे हुए जर्मन भाषी लोगों को ये बताने का तरीका था कि देखो, हम सबकी जड़ें एक हैं। इसी तरह संगीतकार ऐसी धुनें बना रहे थे जो देशभक्ति की भावना जगाएं। विद्वान एक स्टैंडर्ड भाषा के लिए डिक्शनरी और ग्रामर के नियम बना रहे थे। वे असल में संस्कृति के अलग अलग धागों को लेकर एक राष्ट्र का झंडा बुन रहे थे। ये सब सिर्फ किताबों और कला प्रदर्शनियों तक ही सीमित नहीं रहा। विचारों की ये जो छोटी सी चिंगारी थी वो बहुत जल्द एक ऐसी आग में बदल गई जिसने पूरे यूरोप के राजनीतिक माहौल को अपनी चपेट में ले लिया। और यही सबसे अहम बात है, जो चीज एक कविता या एक लोकगीत के रूप में शुरू हुई थी उसने लोगों में एक नई राजनीतिक चेतना जगा दी। इन विचारों ने लोगों को ये यकीन दिलाया कि उन्हें अपने राजा के साम्राज्य का नहीं बल्कि अपनी भाषा और संस्कृति पर आधारित एक राष्ट्र का हिस्सा होना चाहिए। जरा इस पर एक नजर डालिए। इस आंदोलन से पहले जहां आज जर्मनी है वहां 39 से ज्यादा अलग अलग राज्य थे, और जहां आज इटली है वहां भी कई सल्तनतें और शहर राज्य थे। स्वच्छंदतावादी राष्ट्रवाद ने इन बिखरे हुए लोगों को एक साझा सपना दिया, एक लक्ष्य दिया कि एक एकीकृत जर्मनी और एक एकीकृत इटली बनाना है। तो असल में इन कवियों, लेखकों और कलाकारों ने राजनीतिक आंदोलनों के लिए इमोशनल फ्यूल यानी भावनात्मक ईंधन मुहैया कराया। उन्होंने लोगों को एक कहानी दी, एक साझा हीरो की,
एक साझा दुश्मन की और एक साझा भविष्य के सपने की। और इसी से राष्ट्रीय गौरव की वो शक्तिशाली भावना पैदा हुई जिसने क्रांतियों और युद्धों को ताकत दी। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? ये हमें कला, संस्कृति और असल दुनिया की राजनीति के बीच के गहरे रिश्ते के बारे में बहुत कुछ बताता है। बिल्कुल सीधे और सरल शब्दों में कहें तो स्वच्छंदतावाद एक उत्प्रेरक यानी एक कैटलिस्ट था। उसने भाषा, कहानियों और इतिहास जैसे सांस्कृतिक कच्चे माल को लिया और उसे राष्ट्रवाद की एक शक्तिशाली राजनीतिक ताकत में बदल दिया। और यही आज का सबसे बड़ा सबक है। कला सिर्फ सजावट की चीज नहीं है और विचार सिर्फ किताबों में बंद नहीं रहते। उनमें दुनिया को बदलने की ताकत होती है। वो लाखों लोगों को एक पहचान दे सकते हैं, नए देश बना सकते हैं और दुनिया के नक्शे को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। और ये हमें आज के एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर 19वीं सदी में लोक कथाओं ने राष्ट्र बनाए तो 21वीं सदी में कौन सी कहानियां, कौन से मीम्स और कौन से विचार हमारी और हमारी दुनिया की पहचान को गढ़ रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। नमस्कार दोस्तों, आज का सवाल थोड़ा इंटरेस्टिंग है। आप रोज लिंक्डइन खोलते हो, लोगों की पोस्ट देखते हो, जॉब अपडेट्स देखते हो, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये प्लेटफॉर्म आखिर कमाता कैसे है और क्यों दुनिया की इतनी बड़ी कंपनियां यहां पैसा खर्च करती हैं? आज हम लिंक्डइन को एक सोशल नेटवर्क नहीं बल्कि एक मल्टी-बिलियन डॉलर बिजनेस स्टोरी की तरह समझेंगे। लिंक्डइन एक प्रोफेशनल सोशल नेटवर्क है जहां लोग अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, नौकरी ढूंढते हैं, नेटवर्किंग करते हैं और कंपनियां टैलेंट हायर करती हैं। लिंक्डइन की शुरुआत 2003 में हुई थी। उस समय आइडिया बहुत सिंपल था, प्रोफेशनल्स को एक जगह कनेक्ट करना। तो कहानी शुरू होती है 2003 में। आइडिया एकदम सिंपल था, जैसे मोहल्ले के लोग शाम को मिलते हैं वैसे ही प्रोफेशनल्स एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिले। लेकिन शुरुआत बहुत ठंडी रही। 2003 से 2006 तक तो मानो लिंक्डइन बस जिंदा रहने की लड़ाई लड़ रहा था। फिर आई रफ्तार। 2011 में जब इसका आईपीओ आया तो इसकी वैल्यू थी $4.5 बिलियन। लेकिन असली धमाका हुआ 2016 में। माइक्रोसॉफ्ट ने इसे $26 बिलियन में खरीद लिया। अब आप सोचेंगे एक ऐसी वेबसाइट के लिए इतने पैसे क्यों? जवाब है डेटा। माइक्रोसॉफ्ट ने सिर्फ एक कंपनी नहीं खरीदी, उसने दुनिया के करोड़ों प्रोफेशनल्स के करियर का पूरा कच्चा चिट्ठा खरीद लिया। लिंक्डइन चलता है फ्रीमियम मॉडल पर, मतलब आपके और मेरे लिए बेसिक फीचर्स फ्री हैं, लेकिन असली खेल पर्दे के पीछे चल रहा है। इसके कमाई के 4 बड़े रास्ते हैं। पहला, टैलेंट सॉल्यूशंस। सोचिए, अगर आप एक कंपनी के बॉस हैं और आपको एक टॉप क्लास इंजीनियर चाहिए, आप अखबार में विज्ञापन देंगे? नहीं, आप जाएंगे लिंक्डइन के पास। लिंक्डइन कंपनियों को रिक्रूटर टूल्स बेचता है। यहां एक कड़वा सच है, लिंक्डइन हमें एक प्रोडक्ट की तरह इस्तेमाल करता है और कंपनियों को हमारा एक्सेस बेचता है। एक एचआर मैनेजर लाखों रुपए खर्च करता है सिर्फ उन फिल्टर्स के लिए जिनसे वो आपकी प्रोफाइल तक पहुंच सके। दूसरा, मार्केटिंग सॉल्यूशंस। अगर आपको एक महंगा सॉफ्टवेयर बेचना है तो आप फेसबुक पर फनी वीडियो देखने वालों को विज्ञापन नहीं दिखाएंगे, आप सीधा उस कंपनी के सीईओ को टारगेट करेंगे। लिंक्डइन विज्ञापनों के लिए बहुत महंगा है, लेकिन क्योंकि यहां लोग सीरियस माइंडसेट में होते हैं, इसलिए कंपनियां खुशी खुशी पैसा लुटाती हैं। तीसरा रास्ता, लर्निंग और सब्सक्रिप्शंस का जाल। तीसरा रास्ता है
प्रीमियम सब्सक्रिप्शंस। हम में से कई लोग ईमेल भेजने या ये देखने के लिए कि मेरी प्रोफाइल किसने देखी पैसा देते हैं। और चौथा रास्ता है लिंक्डइन लर्निंग। जब इन्हें लगा कि लोग नौकरी तो ढूंढ रहे हैं पर स्किल्स की कमी है, तो इन्होंने lynda.com को खरीद कर उसे लिंक्डइन लर्निंग बना दिया। अब आप यहाँ स्किल्स भी सीखिए और बदले में लिंक्डइन को सब्सक्रिप्शंस फीस भी दीजिए, यानी चारों तरफ से फायदा सिर्फ एक का। तो दोस्तों, लिंक्डइन का जादू क्या है? इसे कहते हैं नेटवर्क इफेक्ट। जितने ज्यादा लोग जुड़ेंगे, प्लेटफॉर्म उतना कीमती होगा। अगर मैं इसे एक लाइन में समेटूं, लिंक्डइन लोगों को फ्री में जोड़ता है और कंपनियों को वो डेटा बहुत महंगे दाम पर बेचता है। तो अगली बार जब आप अपना लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट करें, तो याद रखिएगा, आप सिर्फ एक बायो नहीं लिख रहे, आप एक $multi-billion डेटा बिजनेस का हिस्सा बन रहे हैं। क्या पता यही बिजनेस माइंडसेट आपको अपना अगला बड़ा स्टार्टअप आइडिया दे दे। कैसा लगा आज का ये पॉडकास्ट? कमेंट्स में जरूर बताइएगा।